अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड दूसरे T20 में पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला हो गया है। जी हाँ, दूसरे T20 में पाकिस्तान का ये टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। खेल के मैदान से खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि दूसरे T20 में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड दूसरे T20 में पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला हुआ है। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड दूसरे T20 में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड मैच जारी है। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको, दूसरे T20 में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। अस्करी क़यादत ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का SIFC इजलास से खिताब, कहा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात इंतहाई कामयाब रहा। UAE क़यादत ने $10 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। इस कौंसिल की कारकर्दगी ने नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए। बोले, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने कशकोल तोड़ दिया। तजारती और मुआशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अपना मुकाम वापस पाएगा। SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूबाई क़यादतों का। सभी SIFC के ऊपर पूरा एतमाद करते हैं। वफाकी हुकूमत पूरी तरह यकसू है। UAE ने मेहरबानी करके $10 अरब का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। सऊदी अरेबिया, उन्होंने आपको गाफ अल्फाज में कहा कि हम हर तरह आपके लिए मदद के लिए तैयार हैं और सरमायाकारी करेंगे। उस वक़्त बाज़ खदशात का इज़हार किया जाता था, लेकिन जूं वक्त गुजरता गया SIFC की अफादियत, उसकी एफिशिएंसी और उसकी अचीवमेंट ने तमाम नाक़दीन के ज़ुबानों पर ताला लगा दिया। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह इन डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा और गुर्बत बेरोज़गारी का खात्मा होगा। SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए। तिजारती और माशी ताउन पर अहमियत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा कि कशकोल तोड़ दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत ने $10 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। इजलास में आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर समेत 4 वज़रा आला और दीगर वज़रा ने शिरकत की। तारीख में पहली मरतबा विफाक से पहले सूबाई बजट पेश कर दिया गया। माली साल 2024-25 के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब रुपए का हजम बजट पेश कर दिया गया। बजट में 100 अरब रुपए सरप्लस हैं। मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर करी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वफाक से पहले सूबाई बजट आ गया। खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर। बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की। तालीम के लिए 362 अरब, सेहत के लिए 232 अरब, जबकि सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने बजट तकरीर में कहा, टैक्स शरह के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। होटलों पर टैक्स की शरह 6% कर दी गई। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई है और रेस्टोरेंट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी रेम्स का इस्तेमाल तमाम होटलों के लिए लाजमी करार दिया गया है। अरकान सूबाई असम्बली कहते हैं, वफाक से पहले बजट पेश करने का मकसद आवाम को रिलीफ की जल्द फरहमी और तरक्याती कामों के लिए वसाइल का जल्द वसूल है। सारा अंदाज़ा हमें है और हमने लगाया है कि वफाक हमें जिस तरह उनकी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी वो उसके पहले से हमें अंदाज़ा है और इंशाल्लाह उसी अंदाजे के मुताबिक ही हम जा रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि वफाक से पहले हम अपने सूबे का बजट पास करवाए। वफाक में कौन सारे फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, उनकी अपना जिस तरह अपनी अकल नहीं है ना अपना सोच है। ये अब अकल भी दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और सोच भी दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम के मुताबिक कुल महसूलात 1754 अरब जबकि कुल अखराजात 1654 अरब रुपए हैं।
सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हॉकी टीम को 3 करोड़ के इनामात दिए। नौजवानों के लिए बहुत अच्छा मौका है, आएँ और करोड़ों के इनामात के साथ साथ माहाना वजीफ़ा भी लें। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों की भी खुशखबरी मिलेगी। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का विजन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की और कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के विजन के मुताबिक हर खिलाड़ी अपने बेहतरीन मुस्तकबिल तक जाएगा। निचले तबके के खिलाड़ियों को टैलेंट की बुनियाद पर ऊपर लाना अहम मकसद है। पहली बात मैडम मरियम नवाज ने देखें पंजाब की जो हमारी हॉकी टीम जीत के आई है 3 करोड़ का नाम दिए। 3 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एग्जैक्टली। और पहली बार इतने बड़े नाम क्या दे, उनको हौसला अफजाई की है, उनको बताया कि वी आर विद यू, परफॉर्म करो, पाकिस्तान के लिए नाम निकालो। अब क्या है कि जो लोग अभी हॉकी के लिए ट्राई कर रहे हैं दे विल ट्राई वन मोर, नए प्लेयर्स आगे आएंगे, वो अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, उनकी ग्रूमिंग होगी। अब इंशाल्लाह ताला हमने सोचा ये कि हम प्लेयर को हम टूर्नामेंट्स करा के प्लेयर को टैलेंट हंट कर रहे हैं, उनको अपने पास रिटेन कर रहे हैं अपने एथलेटिक्स पूल के अंदर, उनको इंशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल इंशाल्लाह खिलाएंगे हम इंशाल्लाह प्लेयर्स को। फैसल अयूब ने कहा बजट में किसानों के लिए खुशखबरी है। 400 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया है। 400 अरब का हम पैकेज लेके आ रहे हैं, 400 बिलियन का, 5 गुना ज्यादा। जिसके अंदर से हम पंजाब के अंदर जो सेहत कार्ड्स लेके आ रहे हैं, वो सेहत कार्ड्स क्या होने जा रहे हैं कि डायरेक्ट जिसको 12 एकड़ से कम जिसके पास जायदाद है, जो छोटा किसान है जिसकी 12 एकड़ से कम है, उसको वो किसान कार्ड दिए जाएंगे, डायरेक्ट पैसे उसको मिलेंगे जिसके अंदर वो अपनी खाद खरीद सकता है, अपनी चीजें खरीद सकता है। फैसल अयूब का कहना था कई अहम सिफारिशात रद्द करके वज़ीर आला ने आम किसान का सोचा। बजट में किसान को इसका हक मिलेगा। पाकिस्तान में गुर्बत खतरनाक हदों को छूने लगी है। पाकिस्तान में 39.5% अफराद गुर्बत का शिकार हैं। 5 साला रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में 51% और शहरी इलाकों में 17% शहरी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। मजमूई आबादी का जिक्र करें, आपको बताएं कि 50% हिस्सा तालीमी सहूलियात से भी महरूम है। 5 साल गुर्बत की शरह में इजाफा, आबादी का 39.5% हिस्सा करीब हो गया। सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में 70% बढ़ी, खैबर पख्तूनख्वा के 48% और सिंध के 45% शहरी गुर्बत का शिकार हैं। 13 करोड़ आबादी वाले पंजाब के 30% शहरी गुर्बत का शिकार हुए। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में 51% और शहरी इलाकों में 17% गुर्बत में इजाफा हुआ। 5 साल के दौरान 26.5% पाकिस्तानी रिहायशी सहूलत से महरूम हैं। 39.5% आबादी तालीमी सहूलियात और 24% तिब्बी सहूलियात से महरूम है। मुल्क में सरमायाकारी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हुक्मरान तबके को अपनी आसाइशें बंद करना होंगी। बच्चों को स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करने के लिए सहूलियात फराहम करना लाजिम है। हुकूमत जब तक आवाम के टैक्स का पैसा आवाम पर नहीं लगाएगी तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा से, जो इस वक्त पाइट की जानिब से मुनक़िदा इकॉनमी फेस्टिवल में डॉक्टर नदीमुल हक के हमरा मौजूद हैं। जी अली जा। पाइट के ज़ेरे एहतमाम इकनॉमिक फेस्ट जारी सारी है। प्रोडक्टिव सेशंस यहाँ पर हो रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी को कैसे बेहतर किया जा सकता है और नौजवानों में सरमायाकारी करने के लिए कैसे उनका ज़हन साजी की जा सकती है, इस हवाले से मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है। हमारे साथ पाइट के वाइस चांसलर मौजूद हैं। अच्छा सर, पाइट के इस इकदाम को हम सराहते हैं, इस दफ़ा फिर बड़ा ज़बरदस्त आपने इकदाम लिया है। ओवरऑल ख़ास तौर पर नौजवानों में सरमायाकारी को किस तरह प्रमोट किया जाए, इस हवाले से बड़े ज़बरदस्त सेशन जारी हो सारी हैं। अभी गुज़िश्ता सेशन हुआ कि मेरी दुकान क्यों, टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर कैसे किया जाए। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी बताया गया कि 30 लाख कमर्शियल यूज़र हैं गैस और बिजली के, उनमें से 2 लाख सिर्फ टैक्स देते हैं। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि मुल्क की माशी निज़ाम बेहतर हो सके? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं? आप सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं? टैक्स इकट्ठा करके करेंगे क्या? टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, सरकारी जहाज़ ख़रीद लेंगे, माशाल्लाह वज़ीर आज़म गवर्नर सारे दुनिया में सैर करेंगे, उनके महल बन जाएंगे, उनकी गाड़ियाँ जाएंगी। ये आपका नज़रिया इकॉनमी का? मेरा इकॉनमी का ख्याल बहुत डिफरेंट है। इकॉनमी होती है यहाँ ये बच्चे चैम्पियन बने, जोर लगाएं, ओलंपिक्स जीतें, दुकानें लगाएं, स्टीव जॉब्स बने, एलन मस्क बने। और टैक्स जहन्नुम में गया। टैक्स तो हुक्मरान के फ़ायदे का होता है। हमने टैक्स को क्या करना, चार डालना? क्या हमारा टैक्स क्यों बढ़ना चाहिए? आप मीडिया वालों ने नाक में दम कर दिया टैक्स करके। क्यों हम टैक्स दें? बताएं, मुझे कोई वजह बताएं। ताकि सर
सर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल मतलब ताकि वो लोगों की फलाह व बहबूद हो जो सरकारी गाड़ियाँ चलाते हैं, सरकारी घरों में रहें, जो सरकारी जहाज़ों में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में सैर करते हैं, उनकी फलाह व बहबूद। इन बच्चों की फलाह व बहबूद कौन करता है? इनको जल्दी यूनिवर्सिटी में डाला हुआ है, कोई पढ़ाता है इनको है नहीं, इनके लिए नौकरी कोई है नहीं, उसलिए आप टैक्स देना चाहते हैं। सर इनमें इनको आप खोखा भी नहीं लगाने देते, इनको खोखा भी नहीं लगाने देते, इनको कहते हैं जिंदा मर जाओ, इनको कहते हैं गेम भी कोई ना खेलो, तो क्या टैक्स लगाना? स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए चीज़ों को आसान करना होगा। नहीं जी नहीं, पहले टैक्स लगाना बंद करें, पहले हुकूमत अपनी गाड़ियाँ बेचे, पहले हुकूमत अपने प्लॉट बेचे, पहले हुकूमत अपनी यशी ख़त्म करे, फिर टैक्स मांगे। ये जो मजाक बना मीडिया वालों ने टैक्स टैक्स टैक्स, आप चले ना मेरे साथ चल के हुकूमत के घरों को क्यों नहीं आप टेलीवाइज करते, क्यों नहीं आप उनकी गाड़ियों को टेलीवाइज करते? अब बार बार टैक्स टैक्स टैक्स, भाई हम टैक्स क्यों दें? ये बच्चों को मौका ही कोई नहीं मिलता, इनको मौका ज़ीरो मौका, ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते, जनरेशन आपने तबाह कर दी और आप कहते हैं और टैक्स दें, क्यों दें? यानी कि हुक्मरान अपना तबका अपनी मराद ख़त्म करे और अशराफिया जो है अपनी जो सहूलियात हैं उनमें कटौती करे। फिर एक ही है अशराफिया, एक ही है अशराफिया जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। बाबर आजम अशराफिया नहीं है, बेचारा मेहनत करता है, आतिफ असलम मेहनत करता है, आप लोग मेहनत करते हैं। अशराफिया वो हैं जो टैक्स लेके यशियाँ करते हैं, वो अशराफिया की बात करें। बाकी इन लोगों को काम करने दें, इन लोगों को मेहनत करने दें। अगर ये छाबड़ी लगाना चाहता है, अगर ये वहाँ बैठ के शराब बेचना चाहता है, कुछ भी करे, ये करने दो साले को, काम तो करे ना। अगर पहाड़ चढ़ना चाहता है चढ़े, अगर ये कहता है मैं जनाब बोटिंग की बिज़नेस चला लूँगा, मैं फ़िशिंग की बिज़नेस चला लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा, इसको करने दें। ये नहीं कि वहाँ आ जाएगा ब्यूरोक्रेट, ओए क्या कर रहा है, ये ले एफिडेविट लेके आ साले, ये ले परमिशन लेके आ साले, ये लेके आ। सारा दिन तो हमारा यही लग जाता है, एफिडेविट परमिशनों में लग जाता है, काम तो कोई कर नहीं सकता बेचारा। वो खोखे हमने लगवाए G11 में, खोखों को आके तोड़ दिया कि नहीं हमें नहीं पसंद, खोखे नहीं लग सकते। सड़कें चौड़ी करनी है, खोखे लगा हटा, सड़कें आपने चौड़ी करनी है, खोखे हटा दो। पैदल कोई नहीं चल सकता, टैक्सी कोई नहीं चला सकता, इन ड्राइव कोई नहीं चला सकता, तो लोगों ने क्या करना है? फिर टैक्स कहाँ से आएगा? बहुत शुक्रिया सर। अब मीडिया वाले अपना रवैया बदले, टैक्स के बजाय सवाल पूछने को पूछे तरक्की कहाँ से आएगी, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी, लोग कहाँ से काम करेंगे, ये बच्चे कहाँ से बिलियनर बनेंगे, कंपनी कैसे बनेंगी? ये बताएं आप बिलियनर कैसे बनेंगे बच्चे? बिलियनर जब लोगों को काम करने देंगे, जब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाने बंद करेंगे, जब आप इन पार्लियामेंटेरियन इन लोगों को कूजे में बंद करेंगे, कहेंगे भाई अपने हदूद में बैठो, हर बंदा मिनिस्टर नहीं लगना चाहेगा, फिर होगा। बहुत शुक्रिया सर। वाइस चांसलर पाइड हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि बच्चों को मौके देना होंगे, इनके लिए सहूलियात पैदा और इनको ये बताया जाए कि किस तरह कामयाब कारोबारी बनाना। बहुत शुक्रिया आलिजा। पेशावर में पीटीआई अरकान और कबाइली अमायदीन ग्रेड स्टेशन में दाखिल हो गया। बिजली बहाल करा ली है। रिंग रोड पर अवाम की बड़ी तादाद ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि बिजली बंदिश से उनके मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुके हैं। पेशावर में मुजाहरीन ग्रेड स्टेशन में दाखिल, बंद बिजली बहाल करा ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फैसल इलाही की ज़ेर क़यादत लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज हुआ। रिंग रोड पर हजार ख्वानी ग्रेड स्टेशन के सामने अवाम की बड़ी तादाद ने मुजाहरे में शिरकत की। MPA फैसल इलाही का कहना था तवील लोड शेडिंग से अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कि जो हमने मीटर लगाए इनकी हमने चोरी ख़त्म कर दी, जो इन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन दिए हुए हमने इनको दिखा दिए हैं कि आपके अहलकार मुलविस है, अल्लाह रसूल का वास्ता है। ये मुल्क हमारा, ये बिजली हमारी, ये स्टेट हमारी, पख्तूनों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं ये सोच भी नहीं सकते। मुजाहरे के दौरान अमायदीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए और बाहिमी मुशावरत से ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कर दी गई, जिसके बाद मुजाहरीन मुंतशिर हो गए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने लोड शेडिंग के मसले पर हाथ खड़े कर दिए। सईद गनी कहते हैं बिजली चोरी नरखों में इजाफे का वजह है, बिजली का मसला हमारे इख्तियार से बाहर है। उन्होंने कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी को समझ से बालातर करार दे दिया। हम सब हैं, मिसाल के जो भी देते हैं, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, जो भी देता है, उन सबको बिजली महंगी मिलती है इसलिए कि जो बिजली चोरी होती है, जो लोग बिल नहीं देते हैं, सारा बोझ जो हमारे ऊपर आता है। निजाम नहीं है इदारों के पास, वो बोझ हम पे डाल देते हैं। ये कोई हल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर आपकी रिकवरी नहीं होती, आपकी कलेक्शन बहुत कम है, तो भाई अगर मैं बिजली चोरी करता हूँ तो आपको इख्तियार है कि मुझे पकड़ें, मेरे खिलाफ FIR कराएं, मुझे गिरफ्तार कराएं। अगर मैं बिजली का बिल नहीं भरता हूँ, आपको ये इख्तियार है कि आप मेरी बिजली डिस्कनेक्ट करें। लेकिन ये क्या तरीका है कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता लेकिन जुबैर भाई की भी बिजली जाएगी इसलिए कि मैं बिल नहीं भरता हूँ। मैं बिजली चोरी करता हूँ लेकिन बिजली जो है वो कंधारी साहब की भी जाएगी इसलिए कि मैं बिजली चोरी करता हूँ। बदकिस्मती इनकी ये कि मेरे पड़ोसी है। अगर के इलेक्ट्रिक के पास निजाम नहीं है कि वो ये चीजें कर सके तो उन्होंने आसान हल निकाल दिया कि चूंकि हमारे पास निजाम नहीं है कि हम सही बंदी की बिजली काट सकें इसलिए सबकी बंद कर दो। हल नहीं है, ये कोई जवाब नहीं। मैं बिल भरता हूँ
हूँ मेरे यहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग मैं भुगतता हूँ उसको, लेकिन फिर इनका दिल चाहता है कभी कभी 6 दिन के लिए हमारे फीडर बंद करते थे, 6 दिन के लिए। फिर अगर वो लोग बेचारे जो इस गर्मी में मर रहे होंगे वो क्या करेंगे भाई, सड़क पे निकलेंगे ना, क्या करेंगे? नहीं निकलना चाहिए लेकिन निकलते हैं। वो सड़क पे निकलते हैं तो FIR भी इलेक्ट्रिक कटवा दी है। भाई तुम्हारा सड़क से क्या वास्ता है? SHO FIR कटवाए, कोई DC FIR कटवाए, कोई असिस्टेंट कमिश्नर FIR कटवाए, इलेक्ट्रिक कटवा देती। बानी PTI मुल्क के सबसे बड़े लीडर बन चुके फसाइयों के तमाम हरबे नाकाम होते जा रहे हैं। दफ्तर तोड़े कारकुनान को पाबंदी सलासिल किया गया, झूठे केसेस बनाए गए, ये तमाम हरबे उल्टा आपके गले पड़ने लगे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर का कहना था कि गंदम स्कैंडल में भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। IMF के कहने पर बजट में नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। गुज़िश्ते दिन जो है ना हमारे दफ्तर को जिस तरह तोड़ फोड़ की और इंक्रोचमेंट के नाम से जो झूठ बोला गया और जिस तरह फिर मीडिया में कुछ हुकूमत की वज़रा आके जो खुशाई कर रहे हैं, तो ये खुला तज़ाद है, सारे हरबे नाकाम होते जा रहे हैं। आप तरीके साहब के खिलाफ जितने भी कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ केसेस बना रहे हैं, वो उल्टा आपके गले पड़ रहे हैं। एक बात वाज़ेह करूँ कि तारिक साहब इस किस्म के हरबों से कभी भी न डरेगा न पीछे हटेगा। मुल्क को हुकूमत खुद अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है, न आपसे माशी पॉलिसी से मिल रही है, न आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से मिल रही है। आप इंशाल्लाह इस जंग में आप हारेंगे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा वफाक के बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना सूबे के अवाम की तौहीन है। KP का बजट शेख चिल्ली के मफरूज़ों के मुतरादिफ है। सूबे में 10 साल से PTI की हुकूमत है। सूबे में जिस तरह लोगों को मैंडेट मिला और जिस तरह लोग आए, कल मुझे बहुत दुख हुआ कि वो सिर्फ अपनी एक दिन की सियासत के लिए क्या मजाक इस सूबे के साथ कर रहा है, ये हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। और इस तरह मफरूजों पर बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। अगर आपको अवाम ने मैंडेट दिया है तो इस सूबे की बेहतरी के लिए तीसरी दफा दिए, एक इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा कर लेना चाहिए। जिस पोस्ट पर कोई बैठ जाए तो ये बिल्कुल एक मजाक सा है। शेख चलियों से भी आगे वाले बात है। हमारी बदकिस्मती कि हमारे साथ इस सूबे की लीडरशिप के साथ कोई एजेंडा अवाम की बेहतरी के लिए है ही नहीं। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप अपने आप में जुर्रत लाओ। हमारे साथ कंपैरिजन कहते हैं तो मरियम नवाज के साथ आप मुवाजना करें कि पंजाब में क्या हो रहा है और KPK में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब काबीना इजलास में बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई है। बानी PTI मरियम नवाज और नवाज शरीफ के आसाब पर सवार हैं। उनका कहना था कि जाली फॉर्म 47 का टोला बानी PTI से खौफजदा है। याद रहे कि बानी PTI प्लेटलेट का बहाना बनाकर लंदन भागने वाला नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि हुकूमत है ओछे हथकंडों से बानी PTI का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फॉर्म 47 हुकूमत को अपना अंजाम नजर आने लगा है। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। गर्मी को टॉप गियर लग गया। मुल्क के बेशतर मुकामात पर तपिश और हब्स ने शहरियों को बेहाल कर दिया। मैदानी इलाकों में अब्र रहमत बरसने का कोई इम्कान नहीं। ताहम बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मतला साफ, तेज धूप, गर्मी की भरपूर सरगर्मी। कराची तक खैबर शहरियों के पसीने छूट गए। दादू मोहनजोदड़ो में पारा 50 को छू गया। खैरपुर 49 डिग्री के साथ मुल्क का दूसरा गर्म तरीन मकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। उधर कराची में तरक्याती मंसूबे शहर की हरियाली खा गए। माहिरीन ग्रीन बेल्ट की कटाई को गर्मी बढ़ने की वजह करार दे रहे हैं। मुख्तलिफ सड़कों की तामीर के सबब शहर में सिर्फ 3% ग्रीन स्पेस बचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी की शिद्दत जून के पहले हफ्ते तक बरकरार रहेगी। पारा 39 से 40 डिग्री होगा, मगर शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाएगी। और अब ये जानिए, दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून खिलाफ इस्लाम है। फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। शहजादा अदनान ने मुदस्सिर एडवोकेट की वसातत से फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहकीक के मुताबिक 35 साल से ज़ायद उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादी की मुंतज़िर हैं। इसलिए अदालत दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त के कानून को खिलाफ इस्लाम करार दे और कलअदम करार दिया जाए। इनके मुताबिक इस्लामी असूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। कोई खिलाफ इस्लाम कानून बने तो फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है।
اور اب بات کریں گے اسرائیلی جارحیت کی۔ عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو رفح میں فوجی آپریشن روکنے کا حکم۔ اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا رفح میں فوجی آپریشن روکنے کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حماس سمیت سعودی عرب نے رفح میں اسرائیلی آپریشن روکنے کے عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ عالمی برادری کو عالمی عدالت کی جانب سے اب اسرائیلی وزیر اعظم اور دفاع کے خلاف گرفتاری وارنٹ کی منتظر ہوگی۔ اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو دفاع میں فوجی آپریشن روکنے کا حکم دیا، جس پر اسرائیل نے ڈھٹائی اختیار کرتے ہوئے عدالتی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ جنوبی افریقہ کی درخواست پر کیا۔ فیصلے کو 13-2 کی اکثریت حاصل رہی۔ جسٹس نواف اسلام نے فیصلے کو پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ دفاع میں فوجی کارروائیاں فوری روکنا ہوں گی۔ اسرائیل دفاع بارڈر کراسنگ کو بھی کھولے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے حکم پر کسی صورت عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ حماس سمیت سعودی عرب نے عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے اخلاقی اور قانونی حق کی جانب مثبت قدم ہے۔ یورپی یونین خارجہ امور کے چیف جوزیف بوریل نے کہا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کو دھمکا کر خوفزدہ کرنے سے باز رہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کی مدد کرنا نہیں بلکہ ان کے خلاف ہے، اور فلسطینی اتھارٹی کو بھی حماس نہ سمجھا جائے۔ عالمی برادری کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے گرفتاری وارنٹ کا انتظار ہے۔ ناروے نے کہا ہے اگر وارنٹ جاری ہوئے تو دونوں کو ناروے میں داخلے پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ جرمنی نے بھی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا ہے۔ غزہ میں آگ و خون کا اسرائیلی کھیل جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے 57 فلسطینیوں کی جانیں لے لی ہیں، 93 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو بھی اس وقت بے سود قرار دے دیا ہے۔ عالمی عدالت کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے اسرائیل نے فیصلہ ماننے کے بجائے غزہ کے کویتی اسپتال پر بمباری شروع کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 231 دن گزر گئے۔ نصیرات کیمپ وسطی غزہ میں 4 فلسطینی شہید ہوئے، جبالیہ میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے میں کئی بچے دب گئے۔ رفح پر بمباری سے ہزاروں خاندان وہاں سے نقل مکانی کرنے لگے۔ جنوبی لبنان سے شمالی اسرائیلی علاقے گلیلی میں بیس راکٹ فائر کیے گئے۔ حماس نے اسرائیلی ٹینکوں اور ملٹری مقامات کو نشانہ بنایا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں گے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے نائب کپتانی قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ PCB کا کہنا ہے شاہین کو نائب کپتان بنانے کی پیشکش ہی نہیں کی۔ اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔